नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? सभी मस्त हो, तंदुरुस्त हो और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमेशा की तरह उत्सुक हो। आइए बच्चों, हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और इस अध्याय में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सुनते हैं कि पंखा चलता है, लाइट जलती है, गाड़ियां आजकल तो इलेक्ट्रिक आने लगी है। ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती कैसे हैं? यानी विद्युत धारा के कारण चलती है। उनमें आपने बैटरी से एक वायर कनेक्ट कर दिया, उससे अपनी मोटर घूमने लगी। मोटर घूमने लगी तो उससे क्या होगा? गाड़ी का जो शाफ्ट है वो घूमने लगी, टायर घूमने लग गया। कहने का मतलब सारा का सारा जो रोल होता है वो विद्युत ऊर्जा का होता है। और विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम एक चालक तार का इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, उस चालक तार में विद्युत ऊर्जा को ले जाने वाला कौन होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा चैप्टर 3। इस चैप्टर 3 के अंदर हम बहुत कुछ जानने वाले हैं बच्चों। विद्युत धारा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ी होगी, खूब पढ़ी होगी। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से निरूपित किया जाता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मूलभूत भौतिक राशियां। उन मूलभूत भौतिक राशियों में से एक भौतिक राशि ये है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? इसका मात्रक एम्पियर होता है। मूलभूत भौतिक राशि है ये। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। कोई भी तार के अंदर ये प्रवाहित होती है तो इसे एक तीर के निशान के द्वारा निरूपित किया जाता है, एक एरो हेड से निरूपित किया जाता है। अब विद्युत धारा क्या होती है? एक सदिश है या अदिश राशि? एक अदिश राशि होती है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु फिर भी तीर दिखा रहे। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यानी आप इस तार को मोड़ लो तो इसका मतलब ये थोड़ी है जैसे इस तार को मैंने ऐसे घुमा दिया तो विद्युत धारा एक सदिश तो ऐसे होता है, दिशा सीधी दिशा रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें तो ऐसे मुड़ गया। तो धारा की दिशा इस प्रकार हर बार बदलती जाएगी? नहीं, इसको तोड़ मरोड़ कैसे घुमा फिरा दो, उस तार की दिशा में वो चलती रहेगी। तार को आपने कैसे बेंड किया, गोल घुमाया तो गोल हो जाएगी सारी सारी। तो इस प्रकार ये एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास तीन अलग अलग पदार्थ हैं। जैसे एक है चालक पदार्थ। चालक पदार्थ में जो आवेश वाहक होता है, विद्युत धारा क्या होती है? आवेश की प्रवाह की दर। तो आवेश जो है, इसमें आवेश कौन होता है चालक पदार्थ में? आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना हमने। आवेश वाहक इसमें होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास यदि कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ है तो रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में कौन होता है? विद्युत अपघट्य में आवेश वाहक होता है प्यारे बच्चों आयन। कौन कौन से आयन? धनायन व ऋणायन। उसमें धनायन व ऋणायन दोनों होते हैं। और मेरे पास यदि अर्धचालक पदार्थ है तो उसमें कौन होता है? इन सब में धारा का प्रवाह होता है। और अर्धचालक पदार्थों में कौन होता है आवेश वाहक? इसमें आवेश वाहक होता है होल यानी रिक्तिका व इलेक्ट्रॉन।
होल व इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे पास तीन प्रकार के पदार्थ हैं। एक है चालक पदार्थ, चालक पदार्थ का एक तार है, या एक है विद्युत अपघट्य पदार्थ जिसको मैंने पानी में घोल रखा है, विलायक में घोल रखा है, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। एक है मेरे पास अर्धचालक पदार्थ जिसका बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, घर की छत पर सोलर प्लेट लगी रहती है, उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो विद्युत धारा बनाती है, उसमें से आवेश वाहक गमन करते हैं। तो आवेश वाहक एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, एक तरफ होल एक तरफ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है जो प्रकाश को किसमें बदल देती है, विद्युत धारा में बदल देती है। तो हमने देखा अर्धचालकों में जो आवेश का प्रवाह होता है वो होल का होता है। होल कैसा होता है, धनावेशित होता है, रिक्तिका बोलते हैं इसे। इसमें इलेक्ट्रॉन का भी प्रवाह होता है। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, यानी रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं, एक रासायनिक सेल बनाते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, उनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया जाता है, उसको एक विलायक में घोला जाता है, तो उसमें आयन बनते हैं और वो आयन क्या करते हैं, आवेश का प्रवाह करते हैं। आयनों का प्रवाह होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, वहां पर विद्युत ऊर्जा स्टोर होती है। वह विद्युत ऊर्जा हमें बाहर कोई संयंत्र चलाने में काम में, बाहर कुछ भी हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस चलाना है तो उसमें काम में आती है। ऐसे ही चालक पदार्थ प्यारे बच्चों आपने देखा होगा, घर पे हम स्विच जो होता है, स्विच से पंखे तक का तार या स्विच से लाइट तक का, एसी तक का जो वायर होता है वो चालक तार होता है, तांबे का तार होता है। और उसमें जो आवेश को ले जाने वाला वो कौन होता है, आवेश वाहक, आवेश की गाड़ी कौन होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक तार के अंदर विद्युत धारा को ले जाते हैं। ये तो रही कॉमन छोटी छोटी बातें। अब हम सीखने वाले हैं धारा घनत्व। तो टॉपिक लिखो धारा घनत्व। धारा घनत्व बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब बच्चों हमने देखा था कि द्रव्यमान घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व होता है, आवेश घनत्व होता है, तो धारा घनत्व भी वैसा ही घनत्व है। पर यहाँ पर बात यह है कि यहाँ एक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो घनत्व की जगह यहाँ पर विद्युत धारा डिवाइडेड बाय क्या आना चाहिए, आयतन। इसमें आयतन नहीं आने वाला, क्योंकि हम चेक करने वाले, जैसे एक पानी की पाइप है, उसमें से कितना पानी बह रहा है, फ्लक्स देखा था ना हमने, उस फ्लक्स के रूप में यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, इसका जो एरिया है, इस एरिया को, इस क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शन है ये, यानी यहां से वो पानी बहता है। ऐसे विद्युत धारा बहती है, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है एक तार में से, स्किन पर सबसे ज्यादा, यानी बाहरी सरफेस है उस पर सबसे ज्यादा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर कम होती जाती है। स्किन डेप्थ होती है वो आपके जब डेप्थ में फिजिक्स पढ़ोगे तब जाके आती है। कहने का मतलब विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होती है, तो इसके एरिया से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम विद्युत धारा उस तार के अंदर, उसके केंद्र तक, यानी तार है एक बेलनाकार है, बेलन का जो केंद्र है उसकी एक्सिस अंदर वाली, वहां तक इसको हम यूनिफॉर्मली मानते हैं, समान रूप से वितरित मानते हैं। इस चैप्टर में हम मान के इस तरह से एग्जांपल भी करेंगे। तो कहने का मतलब हम मानते हैं कि इसमें से विद्युत धारा जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी किनारे से भी जा रहा है, इसके अंदर से भी जा रहा है, उसके सेंटर से भी जा रहा है। इस कंडीशन में जो आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे तार से बह रहा है। ठीक है, पूरे तार से बह रहा है, यानी बेलनाकार है, बेलन है, तो बेलन के अंदर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके बह रहा है। तो अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन उस तार के द्वारा, यानी तार के अंदर एक पाइप, जो मोटी पाइप है, उसमें पूरे से वो इलेक्ट्रॉन बह रहा है। परंतु जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे वहां पर पता करोगे कि जो इलेक्ट्रॉन जो बहता है ऊर्जा लेकर, वो केवल स्किन पे ज्यादा होता है। तो वहां पर एक वर्ड आता है स्किन डेप्थ, कि एक वायर में कहाँ तक आवेश बहता है, उसके बाद आवेश नहीं बहता है। पर यहाँ पर आप वो कॉन्सेप्ट भूल जाओ, क्योंकि आपके वो वहां तक नहीं पूछा जाता है। आपको तो ये समझना है कि एक पाइप होती है, पानी की पाइप समझ लो, उसमें से पानी जो है वो एकदम पूरा भर के आ रहा है, तो पूरा भर के आ रहा है, तो वो पानी पूरे, यानी बाहरी सतह से लेके अंदर उसके केंद्र तक आवेश बह रहा है। समझ रहे हो, यानी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक पानी की पाइप है, उसके किनारे किनारे पर तो आवेश बह रहा है और अंदर उसके केंद्र पर कोई आवेश नहीं बहता है। तो ये स्थिति रहती है। अब देखो बच्चों, हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि मेरे पास जो वायर है उसका आकार जो है वो कैसा है, बेलनाकार है। एक बेलनाकार मेरे पास एक वायर है, और इस बेलनाकार वायर के अंदर
यहां पर क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन है। कौन से वाले हैं बच्चों बताइए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। या कौन से इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर सकते हैं, आवेश ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मुक्त रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। उनका काम ही यही है ना, वो यही चाहते हैं कि मुझे कोई ऊर्जा दे और उस ऊर्जा को समाज सेवा करना चाहते हैं। ये यहां से ऊर्जा को ले जाकर आपके सिर के ऊपर जो आपका पंखा लगा है, सीलिंग फैन लगा है, उसको वो चलाना चाहते हैं। वो तत्पर है, वो लेजी नहीं है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उनको जैसी ऊर्जा मिली भाग के फटाफट, आप पंखा चलाना चाहते हो स्विच ऑन करो, हम तो तैयार है। उस ऊर्जा से, उस विद्युत ऊर्जा से हम वे सहूलियत प्रदान करते हैं, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, यहां पर सपोज इसका क्षेत्रफल क्या है, ए, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ध्यान रखना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब धारा घनत्व क्या कहता है कि प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। क्षेत्रफल मायने रखता है, धारा घनत्व को क्या लिखा जाता है, जे सदिश कहा जाता है। प्यारे बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं, जे सदिश बराबर होगा आई बटा ए सदिश। विद्युत धारा तो सदिश राशि नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, वो हमेशा उसके लंबवत है ना, इस तरह से होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बताइए, धारा का क्या होता है एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, है ना, इस तरह से। यदि विमा की बात करें तो L की घात -2 A की घात 1। ये इस प्रकार हम इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। एक तार, उसमें से आवेश प्रवाहित होता है, तो जो विद्युत धारा बहने वाली है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा किधर जाने वाली है, इधर जाने वाली। हमेशा विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में, चलो वो भी हम बात कर लेंगे, आपको आगे लिखा दूंगा। आप यहाँ पर नोट करना चाहो तो यहाँ नोट कर लो, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा, वैसे ये सदिश राशि नहीं होती तो आप ये मत सोच लेना कि इसकी दिशा कहां से आई, है ना, ये सदिश नहीं है, दिशा नहीं, एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं हम। विद्युत धारा किधर जाएगी, हमेशा पहला तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के की गति के विपरीत। ये नोट लगा के लिख लेना। और दूसरा धनावेश की दिशा में, धनावेश की, धनावेश कौन कौन से है, जैसे विद्युत अपघट्य की बात करें तो धनायन, और अर्धचालक की बात करें तो होल, होल या रिक्तिका, ये क्या है, धनावेशित है। तो बच्चों, हमने देखा किस तरह से विद्युत धारा को हमने परिभाषित किया, धारा घनत्व को हमने परिभाषित किया। धारा घनत्व जो होता है एक सदिश राशि होती है, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब ये जो वायर है, एक तार है, तार के अंदर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो मुक्त रूप से विचरण करते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आयंस को नोट नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर जाते हैं, सिर्फ उसको ही मैं दर्शाना चाहता हूँ जिससे आपने थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये रैंडम होते हैं सारे के सारे। धातु के अंदर हमने पढ़ा इनके बारे में
कि धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, विचरण करते हैं उस धातु के अंदर, एक कोने से दूसरे कोने में जा सकते हैं ऊर्जा लेकर, जैसे उनको ऊर्जा मिल जाए तो वो जा सकते हैं। अब क्या ये ऊर्जा हम उसके ऊपर विभवांतर लगाते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, यानी स्विच ऑन करते हैं तभी मिलती है? क्या ऊर्जा तभी मिलती है उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को? नहीं बच्चों, उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा तापमान से भी मिलती है। तापीय ऊर्जा पर उसका मान बहुत कम होता है, 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रूम टेम्परेचर पे कितना होता है? 25 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत कम ऊर्जा होती है, इससे पंखा नहीं चल सकता। पर इससे क्या हो सकता है वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को लेकर ये जैसे इधर गया, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, फिर ये इधर गया, मुड़ेगा नहीं, यहां से मुड़ना पड़ेगा नहीं इसे, उस ऊर्जा को लेकर वो इधर गया, फिर उस ऊर्जा को सपोज इधर लेके गया। किधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। मैं एक बार ऐसे रैंडम बना रहा हूं। ये जो पथ है इसे हम कैसे कहेंगे? रैंडम। और रैंडम को हिंदी में कहते हैं यादृच्छिक, यादृच्छिक पथ, रैंडम पाथ। और जो मोशन होगी वो कैसी होगी? यादृच्छिक गति होगी। किसकी किसकी गति की बात करें? मुक्त इलेक्ट्रॉन की। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन तार के अंदर तापीय ऊर्जा पाकर, यानी अब भी ये इलेक्ट्रॉन बैठा नहीं है कि ये ऐसे ताक में बैठा के भैया मेरे को विद्युत ऊर्जा दो, अब मैं लेके भागा भागा जाऊंगा, तुम्हारा पंखा चला दूंगा, ऐसा नहीं है। ये अभी भी चल रहा है। जब आपने स्विच ऑफ कर रखा तभी भी वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, विचरण कर रहा है। गौर की बात ये है, मैंने आपको पहले बताया था घर पर जो वायर है उसके अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन चलता है, उसके बारे में कंप्लीट हम उसको वायर के अंदर झांक के देख रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा होगा। पर ताजुब की बात यह है मित्रों कि इस इलेक्ट्रॉन को आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने देखा नहीं है, पर इसके करामात को देखा है, इसलिए हम इसके बारे में इसका बखान करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर, यानी बहुत कम ऊर्जा होती है, पर उस ऊर्जा को पाकर ये इलेक्ट्रॉन उस तार के अंदर, उस चालक तार के अंदर एक कोने से दूसरे कोने की ओर हमेशा चलने का प्रयास करता है। परंतु उस चलते समय बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन से टक्कर होती है, इलेक्ट्रॉन की दूसरे आयन से टक्कर होती है, और टकराते टकराते लड़खड़ाते लड़खड़ाते वो इलेक्ट्रॉन दूसरे किनारे की ओर बढ़ता है। तो अब हम यहाँ पर जानना चाहें कि इसका वेग क्या होगा, किस तरह से इसके वेग को हम परिभाषित करें। तो प्यारे बच्चों एक बार हम देखें, यहाँ पर लिखो, चालक तार के अंदर धातु के बाह्यतम कोश में उपस्थित, बाह्यतम कोश को क्या बोलते हैं? संयोजकता कोश। संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर मुक्त हो जाते हैं तथा चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे के मध्य यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, यादृच्छिक गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते समय
अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों से या आयनों से, धातु के जो आयन बनेंगे ना, धातु के आयनों से, ध्यान रखना। भाई इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो क्या बन गया? वो आयन। तो धातु आयनों से टक्कर करते रहते हैं। ठीक है, टक्कर के परिणाम स्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है, यानी किसी भी दिशा में जा सकता है। पर इसकी एक विशेषता है, यादृच्छिक तो होगा पर एक टक्कर से दूसरे टक्कर के मध्य मध्य का पथ सीधी रेखा में होता है। यही तो विशेषता है, सीधी रेखा में होता है। देखो यहां से देख भी रहे होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो ये रास्ता कैसा है? एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। यहां से यहां गया, ये भी सरल रेखा है। ठीक है, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच में प्रत्येक टक्कर में लगा समय, यानी एक टक्कर से दूसरी टक्कर के मध्य की दूरी तय करने में लगा समय विश्रांति काल कहलाता है। सभी क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत को औसत विश्रांति काल, औसत समय या विश्रांति काल। विश्रांति काल को कैसे लिखते हैं? टाउ कहते हैं। क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी का औसत
माध्य मुक्त पथ कहलाता है, माध्य मुक्त पथ, और इसको लेमडा से निरूपित किया जाता है। यानी जितनी दूरियां है, सपोज मैं यहाँ पर इसको बोल दूं L1, ये L2, ये L3, ये LN, तो सबका औसत मुक्त पथ क्या आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस LN बटा N क्या हो जाएगा, ये अपना। और यदि इसमें टाइम लेता है T1, T2, T3, Tn, और दूरी Ln, तो ये जो विश्रांति काल है टाउ बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस Tn बटा, ठीक है ना। इसको तो आप वैसे कर देना, टक्कर, एक पर्टिकुलर टक्कर का हो जाएगा, टक्कर का, टक्कर का विश्रांति काल। ये कर्मागत टक्करों में यानी पूरा जो औसत है वो विश्रांति काल में से टाउ का है। ये दो हमारे पास परिभाषाएं आ गई, डेफिनेशंस आ गई। यानी हमने क्या सीखा कि मेरे पास एक चालक तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर झांक कर देखे तो वो कैसे चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, वो ऐसे टकराता टकराता हुआ चल रहा होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो टक्कर के दौरान उसे कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। उसके रास्ते की बात करें तो वो सीधी रेखा होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच का जो उसका रास्ता होता है हमेशा एक सरल रेखा होती है। परंतु कुल रूप से देखें, पूरे तार को एक साथ देखें तो वह इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रेंगता रेंगता चल रहा है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, कभी इससे टकराता है, ऐसे टकराता टकराता चलता है। तो इसकी गति को हम कहेंगे यादृच्छिक गति। और अब पूरा का पूरा यदि समय यदि उसका देखना चाहें तो सारे के सारे टक्करों के बीच में जो लगा समय है उसको जोड़ दो, उसका औसत ले लो। औसत लेंगे तो वह समय क्या कहलाएगा, टक्करों का विश्रांति काल। और यदि उसके द्वारा तय किया गया रास्ता है उसको हम नापे तो उसका औसत ले लें तो वो क्या कहलाएगा, औसत माध्य मुक्त पथ। ये क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ। दूरियों का औसत, कोमा लगा लेना यहाँ पर, वो क्या कहलाता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ठीक है, उसे हम लेमडा से निरूपित करते हैं। ये रहा हमारा इसके बारे में कंक्लूजन। अब हम जानने वाले हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी स्पीड क्या है, क्या उसकी वेलोसिटी क्या है। उसकी हम वेलोसिटी मेजर करेंगे या स्पीड मेजर करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। वो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, उसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग। अपवन वेग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसको आप छाप लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद हम देखते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलते से मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के तहत हमने इसके बारे में, चालक के बारे में जाना। किस तरह से कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर चलता है, झांक कर देखा तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे सांप की तरह ऐसे घूमता घूमता, कभी इससे टकराता, कभी इधर टकराता, कभी इधर टकराता है। टकराते टकराते अपनी गति को कैसी कर लेता है, यादृच्छिक गति कर लेता है। अब बच्चों, इसमें हम डेरिवेशन निकालना चाहते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेग जो होता है वो वेग कितना होता है। तो सबसे पहले अभी इसमें हम देखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग की बात करें तो मैं पहले मान के चल रहा हूं कि इसका वेग इस दिशा में है, फिर इस दिशा में है, फिर इस दिशा में है। तो यदि मैं सबको जोड़ दूं एक सदिश योग होगा, और सदिश योग होगा वो कितना हो जाएगा, यानी समेशन सारे सदिशों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। और आई की वैल्यू कहां से कहां, 1 से लेके n तक। ये क्या कहलाएगा, औसत वेग। v के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, बार। यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैंने यहाँ पर कोई विभवांतर नहीं लगाया है, कोई प्लस माइनस नहीं लगाया है, बस तापीय ऊर्जा पाकर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा है। कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है। बताओ, तापमान से ऊर्जा मिलती है ना। हाँ, तो तापमान वाली ऊर्जा लेकर, यानी तापीय ऊर्जा लेकर, यानी केटी ऊर्जा लेकर
वो यहाँ से कभी इधर गया कभी इधर गया, हो जरूरी नहीं इधर भी जा सकता है, किधर भी जाएगा ऐसे सांप की तरह वो चलता रहेगा। उस टाइम पर उसका वेग होगा, तो उस वेग का यानी कुल वेग कितना होगा उसके बारे में यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, यानी प्रत्येक टक्कर से पहले जो उसका वेग है, जैसे ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, v4 vn है, सबका सदिश योग करना है क्योंकि ये वेग की बात कर रहा हूं मैं। तो अब बच्चों इसमें दो घटनाएं होने वाली है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जा रहा है तो एक बार इधर भी तो जाएगा, एक बार सपोज वो इधर जा रहा है तो वो कभी इधर भी तो जाएगा, एक बार सपोज वो इधर जा रहा है तो वो कभी इधर भी तो जाएगा। कहने का मतलब है प्रत्येक वेग के कंपोनेंट को, घटक को दूसरा घटक क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक टक्कर के पश्चात अपने पथ की दिशा को बदलता है, अतः ऐसी स्थिति बनने वाली है कि वेग का एक घटक किसी दूसरे क्षण इसके विपरीत दिशा में होगा। अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, फलस्वरूप चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन का बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में औसत वेग शून्य होता है। तो कहने का मतलब है v बार कितना हो जाएगा बच्चों, v बार हो जाएगा शून्य। इसको बोल दो समीकरण 1, v बार हो जाएगा शून्य। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा पाकर इस तार के अंदर गति करता है, तार के अंदर इस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाता है, तो एक कई बार स्थिति ऐसी बनने वाली है कि इलेक्ट्रॉन एक बार इस दिशा में है, कभी इधर होगा, इस दिशा में है तो कभी इधर होगा, इस दिशा में है तो कभी नीचे की ओर होगा। कहने का मतलब है वेग के एक घटक को दूसरा घटक क्या कर देता है, निरस्त कर देता है। यदि मैं इसके ऊपर कोई विभवांतर नहीं लगाता हूं तब ये इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग है वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अपवहन वेग। अपवहन वेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में यहाँ से आता है, तो आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अपवहन वेग इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट है इसलिए इसका लेटर, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वी डी, वी डी, ठीक है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग अपवन वेग कहलाता है। इसे वीडी से निरूपित किया जाता है, ठीक है। अब मैं इसको इसी डायग्राम में लिखने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, अब क्या करते हैं, इधर लगा देते हैं माइनस, इधर लगा देते हैं प्लस। इस वायर को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये आप ये समझ लीजिए, इस तरफ माइनस, इस तरफ प्लस। बताओ बच्चों क्या होगा, प्लस किसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को। किधर खींचेगा, इधर खींचेगा। पहले किधर किधर जा रहा था इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा था, पहले इलेक्ट्रॉन किधर ही नहीं जा रहा था। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। ये समझ लीजिएगा आप, सीधी सी बात है। औसत वेग का मतलब यही तो हुआ कि वो किधर ही नहीं जा रहा था, उसका औसत वेग 0 था। यानी एक बार इधर गया तो एक बार फिर वापस इधर चला गया। और मारवाड़ी में कहा होता बचीड़ मारना, कभी दीवार के इधर टक्कर लगाएगा, कभी उस वाली दीवार के टक्कर लगाएगा, कभी इधर वाली दीवार के टक्कर लगाएगा, कभी उस वाली दीवार के टक्कर लगाएगा। मतलब औसत रूप से कहे तो वो किधर भी नहीं जा रहा था। अब उसको क्या कर रहे हैं हम, किधर ले जाना चाह रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम इस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। बताओ क्या अब उस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए दूसरे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, आपस में नहीं टकराएंगे, टकराएंगे। आयन नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। टक्कर तो होगी, गति भी होगी। कैसी गति होगी, यादृच्छिक गति होगी। परंतु अब एक अलग चीज होने वाली है, करामात समझिए आप। इस चैप्टर का सार बहुत अच्छी चीज है। यानी अब हम इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, घसीट रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि कोई एक पशुपालक है, वो उस पशु को पानी पिलाना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता है। वो पशु जाना नहीं चाहता है, क्या करता है, वो उसे घसीटता है। एक तरफ उसको खींचकर ले जाना चाहता है। खींचकर ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपवहन, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट करता है, घसीटता है। तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को कौन घसीटेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा मैंने किधर लगा रखी थी, इधर। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों को क्या जा रहा है, घसीटा जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या टकराएंगे, बिल्कुल टकराएंगे। पर ये इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां पहुंच गया, अब ये इधर जाना चाह रहा है, इधर इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये इधर पहुंच जाएगा ना, तो यहां मिल जाएगा तो ये इधर वापस वैसे ही घसीटा जाएगा। और इस तरह से इसकी गति होती रहती है। पर अब विशेषता क्या हुई, अब ये एक दिशा में इसकी वैल्यू मिलेगी, हमें मिलने वाली है ना, इस दिशा में वेग इसका मिलने वाला है। वह वेग ही क्या कहलाएगा, F1 वेग। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को घसीट कर यहाँ लेके आ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत आ गया ना। तो अब ये जो वेग है, अब वेग हमें जो मिलने वाला है उसे कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेग। औसत वेग जो हमें मिलने वाला है उसे क्या कह देंगे हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवन वेग। आइए तो बच्चों इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज ये इस तार की लंबाई कैपिटल L है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में T समय लगता है। तो किस प्रकार हम निकालेंगे, देखिए। चलो इसको नेक्स्ट सेशन में जानेंगे, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में चल बता दूं क्या, थोड़ा सा तो बता देता हूं। क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा। बल किधर लगेगा,
F इक्वल टू, न्यूटन की गति के नियम से हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए सदिश। अब हमने विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, आवेश Q पर लगने वाला बल F इक्वल टू कितना होगा, Q गुणा E सदिश। यहां पर क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है माइनस E गुणा E सदिश। इसको दो बोल, दोनों को बराबर रख दे, 1 बराबर 2 समीकरण, एम ए सदिश बराबर माइनस ई सदिश। ए सदिश बराबर क्या आ जाएगा, ए सदिश बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ई सदिश बटा एम। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या चाहिए, वेग चाहिए। हमें क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है। त्वरण से वेग कैसे निकालते हैं, त्वरण से वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, त्वरण से वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, dv बटा dt बराबर माइनस ई गुणा ई सदिश। इसका क्या कर दूं, दोनों तरफ dt को उधर ले जाओ, dv का समाकलन कर दिया माइनस ई सदिश dt, इसका भी क्या कर दिया समाकलन। ये क्या बन जाएगा, vd, 0 से vd तक जाएगा ये, तो इसको बोल देंगे vd, और ये क्या हो जाएगा माइनस ई, और बट्टे में m भी जाएगा ना, m है डिवाइडेड बाई m भी है, इसके बटे में m भी है, ई बटा m, और t का क्या करेंगे, समाकलन। t का समाकलन करेंगे, सारे समय का जोड़ क्या कहलाता है, विश्रांति काल। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, vd सदिश बराबर माइनस ई सदिश टाउ बटा m। ये रहा मेरा अपवहन वेग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही काम का है, एग्जाम में डेरिवेशन आने लायक है। तो आप इसको इस तरह से, यहाँ से लेके इस तरह से इसको छाप लीजिएगा। ये आपका अपवन वेग का फॉर्मूला आ गया। या आप ये समझ सकते हैं कि न्यूटन की गति के नियम से किसी कण पर जो बल लगता है F इक्वल टू एम ए लगता है, F इक्वल टू एम ए मैंने ये लिख दिया। अब उस इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो यहाँ पर विद्युत बल लग रहा है, तो उसका कितना होगा, F इक्वल टू माइनस ई, दोनों संतुलित अवस्था में है, तभी वो इलेक्ट्रॉन क्या है, उसमें चक्कर लगा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये इस समीकरण द्वारा क्या हो जाएगा, संतुलित। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसका वेग निकाल लेंगे, अपवन वेग।